नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा और अधिक प्रभावी प्रयास भी किए जाने चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 20वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिया है। सीएम धामी ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। इसे रोकने के लिए एक सुनियोजित नीति बनाई जानी चाहिए। उस पर गंभीरता से काम भी किया जाना चाहिए। मानव वन्य जीव संघर्ष से जो मृतकों और घायलों के परिवारों को यथाशीघ्र जो है वो अनुमन्य सहायता प्रदान भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन प्रभावों के मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले ज्यादा आ रहे हैं उन पर विशेष नजर भी रखी जाए। सीएम ने हल्द्वानी में प्रस्तावित चिड़ियाघर एवं सफारी के मास्टर प्लान पर शीघ्र डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार सीएम धामी पहुंच रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी का इस दौरान बयान भी सामने आया, जहां पर वो देहरादून पहुंचे थे, जहां पर वन्य जीव संघर्ष को कम करने के निर्देश भी दिए गए हैं और यहां पर वन विभाग की ओर से कई प्रभावी कदम उठाए जाने पर चर्चा भी की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वन्य जीव संघर्ष को कम करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचांक का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर सीएम ने यह भी बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो जीडीपी की तर्ज पर जीईपी इंडेक्स जारी करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि हर साल उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचांक भी जारी किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से इकोनॉमी के साथ ही इकोलॉजी का संतुलन भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा है कि इस सूचांक से पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना भी बढ़ेगी। हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है और ये हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वायु है और भूमि है, ऐसे सभी हमारे जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम, पर्यावरण को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन सभी का सूचकांक जारी हुआ है, इंडेक्स जारी हुआ है कि हम जिस प्रकार से आज विकास की दौड़ में आगे बढ़े हैं, ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा है, उसमें हमारा जैसा राज्य जो पूरी दुनिया को और देश को पर्यावरण के क्षेत्र में एक दिशा देने का काम करता है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। बैठक की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। आज समीक्षा बैठक के दूसरे दिन हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल की समीक्षा बैठक भी हो रही है। इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनाव ने हार के परिणाम आने के बाद जब उपचुनाव होता है तो हम उसमें जीत जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार हुआ है कि विपक्ष ने 2 साल की सरकार के बावजूद भी उपचुनाव जीत लिए हैं। इसका भी एक रिकॉर्ड टूटा है। महारा ने यह भी कहा कि यही सबका सोचना है और कहना है कि जब माहौल हमारे पक्ष में था तब भी नहीं जीते और इसी फैक्ट को ढूंढने के लिए पीएल पुनिया को भी यहां पर
भेजा गया है। सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। मीटिंग के बाद रिपोर्ट को हाईकमान को दिया जा रहा है। अभी केवल नैनीताल और अल्मोड़ा की बैठक हुई है, अभी पौड़ी की चल रही है, उसके बाद टिहरी और शाम को हरिद्वार का मामला है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अपने क्वेश्चंस हैं और मैं खुश हूं कि पूनिया साहब ऐसे व्यक्ति को भेजा है जिनके पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, बड़े बड़े उच्च पदों में वो प्रशासन में रहे हैं, उसके अलावा राजनीतिक अनुभव भी है, लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे हैं और उनके पास राजनीतिक अनुभव भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे सीनियर्स से, सारे पदाधिकारियों से, पीसीसी और एआईसीसी के मेंबर्स, हमारे जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से वो चर्चा कर रहे हैं और उनके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिस पर वो बात करें, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। उनके 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं सुन पाया। एक ये कि 2 महीने पहले 4-5 सीटों में इलेक्शन में हम हार गए, कि 2 महीने बाद इलेक्शन होता, दोनों बाई इलेक्शन जीत के, इसका मतलब पब्लिक में इच्छा थी कि हम कांग्रेस को दें और बीजेपी से नाराजगी। तो फिर क्या कारण रहे कि हम 5 सीट हार गए। नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम सोनिका ऋषिकेश पहुंची हैं, जहां उन्होंने बैठक पर करके आपको बताते चले कि पार्किंग स्थल का निरीक्षण भी किया है। डीएम सोनिका सावन महीने में शुरू हो रहे नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को लेकर ऋषिकेश पहुंची थी। उन्होंने नगर निगम के सभागार में तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें कांवड़ की तैयारी को लेकर डीएम ने फीडबैक भी लिया और साथ ही यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन के अलावा जल संस्थान, विद्युत निगम, नगर निगम, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों के अहम रोल रहते हैं, जिसको लेकर सभी विभागों को जल्द व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के जय मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर में सकरखोला में आपको बताते चले कि 24 जुलाई को भव्य कलश यात्रा बड़केश्वर महादेव मंदिर से पटरपानी तक निकाली जाएगी। इसके साथ ही 1100 लीटर अखंड महाज्योति का शुभारंभ महंत ओम गिरी के द्वारा किया भी जाएगा। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के ग्रामीण और भक्तजन भी हिस्सा लेंगे। सौ लीटर सरसों के तेल का अखंड ज्योति का उद्घाटन श्री महंत ओम गिरी जी महाराज जी द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। आप कलश यात्रा बटकेश्वर महादेव परिसर पट्ठरपानी से भुवनेश्वरी मंदिर तक होगा। 25 तारीख से विष्णु महापुराण का आयोजन होना है। 4 अगस्त को विशाल भंडारा होगा। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस आयोजन को शांतिपूर्वक तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। मां भुवनेश्वरी मंदिर का आशीर्वाद लें। जय माता दी। रुद्रपुर के रामपुरा चौकी क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर तेल भरवा रहे युवक का बाइक सवार 3 युवकों ने अपहरण कर लिया है। आपको बताते चलें कि पीड़ित युवक की मां का आरोप है कि बेटे का अपहरण कर उसे परेशान किया गया। पूरे मामले को लेकर पीड़ित युवक की मां ने रामपुरा चौकी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की भी मांग की है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पेट्रोल पंप में हुई घटना की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। जो है ये संडे की है और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक फुटेज हमारे संज्ञान में आया है और उस फुटेज में एक व्यक्ति जो है ओपन में एक स्वॉर्ड लेकर के, तलवार लेकर के भाग रहा है। तो उसमें हम लोगों ने जो अभी तक प्रथम दृष्टया जानकारी की है, उसमें पहले पूर्व से उनका विवाद चला आ रहा था और जो व्यक्ति तलवार लेके जा रहा था उसके पुत्र पर जिनके पीछे वो भाग रहे थे, उन्होंने चाकू से हमला किया था। परंतु इसमें कोई तहरीर या कोई सूचना पुलिस के पास नहीं आई थी और ये तथ्य संज्ञान में आया है। इसमें हम लोग विधिक कार्रवाई करें और जो इस प्रकार की दुस्साहसिक घटनाएं करें उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हम लोग। डीएम और एसएसपी के निर्देश पर मुनिकीरेती थाना पुलिस ने नगरपालिका के साथ में मिलकर शहर से अतिक्रमण को हटाया है।
अतिक्रमण हटाने से शहर की सड़क भी काफी खुली खुली नजर आई है। पुलिस ने दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी लोगों को दी है। मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि 2 दिन पहले डीएम और एसएसपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक भी की थी। कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत ने शिवानंद गेट पर अतिक्रमण को हटाया, जबकि अन्य चौकी प्रभारियों ने भी अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। तो अब एक गढ़वाल की फिल्म भी रिलीज होने को तैयार है। साथ ही आपको बताते चले कि जिसमें देहरादून में भी काफी उत्साह लोगों में बना हुआ है। बड़े पर्दे पर गढ़वाली हॉरर फिल्म असगार की देहरादून में शानदार लॉन्चिंग हुई है। गढ़वाली फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। फिल्म को लेकर फिल्म के डायरेक्टर अनिल जोशी ने भी इसको लेकर बताया कि गढ़वाली पिक्चरें अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी चलेंगी। अगर दर्शकों की बात की जाए तो दर्शन भी जो है वो सुपरनैचुरल और साथ ही हॉरर फिल्मों से को ज्यादा भी पसंद करते हैं। और साथ ही दर्शक जो है वो असगर हॉरर थ्रिलर फिल्म की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री के साथ रिलीज हुई है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया कि पहाड़ीपन अपनापन लग रहा था और साथ ही वो पूरी फिल्म में नहीं हटा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि निर्देशक, अभिनेता सहित पूरी टीम को बधाई। ये मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। बचपन से ख्वाब देखा करता था कि कभी फिल्मों में काम करूंगा, ड्रीम कम ट्रू, और बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट मंथ गढ़ कुमाऊं करके एक फिल्म और आ रही है, गढ़वाली कुमाऊनी, और इसके अलावा मैं 2 हिंदी फिल्में भी और कर रहा हूँ, एक रणदीप हुड्डा साहब के साथ और एक परेश रावल जी। आज जो है बड़ी स्क्रीन पर जो है फिल्म की लॉन्चिंग हुई है, कैसे आइडिया आया और उत्तराखंड में आगे आने वाले समय में आप पिक्चर कौन कौन सी बनानी चाहिए? आइडिया तो है कि एक्चुअली हम कोशिश कर रहे थे गढ़वाली सिनेमा आप ओटीटी पे भी जाए, और जो अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हर तरह की। तो उनकी डिमांड रहती है कुछ सुपर नेचुरल थ्रिलर या हॉरर कुछ या कोई भी थ्रिलर ऐसा कुछ बनाओ, तो उसके लिए स्कोप है, हम उसे हिंदी में भी डब करके डाल सकते हैं। सर इस फिल्म का नाम असगार है और ये सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर है और ये एक उत्तराखंडी फिल्म है। और ये उत्तराखंड सिनेमा के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आजकल जितनी भी जो फिल्म जो बन रही है, उत्तराखंडी फिल्में बन रही है, उनका लेवल बहुत ही ऊपर जा चुका है और वो आप ये वाली फिल्म देख के आपको पता चल जाएगा। काफी टाइम से फिल्म में आने की प्रयास कर रहे थे आप जी, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है कि जैसे हम आज हॉल में थे, हाउसफुल था और आने वाले 2-3 दिन का भी हाउसफुल हो चुका है। तो मैंने अपने आप में हॉरर फिल्म गढ़वाली बोली और भाषाओं की पहली बार ऐसी मूवी देखी है जिसको सभी लोग पसंद कर रहे हैं। और जो स्टोरी में उन्होंने एक इसमें डायरेक्टर ने जो दिखाने की कोशिश करी है अंधविश्वास को, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इसको स्टोरी में पिरोया है। मैं स्पीचलेस हूँ। वाकई जो गढ़वाली फिल्म में को वाकई एक बेहतरीन ढंग से जो दर्शाया गया, जो उसमें अभिनय था, जो उसमें एक सीन से दूसरे सीन में जो कहानी चल रही थी और जो बिल्कुल पहाड़ की बात कर रही थी और जो पहाड़ की दंत कथाएं जैसे हमने पहाड़ में हम सुनते हैं, उस फिल्म को एक आज गढ़वाल की नहीं, ऐसा लगता है कि हम गढ़वाल की फिल्म के जो क्वालिटी लेवल बहुत ऊपर बॉलीवुड स्टाइल में एक फिल्म देखते, लेकिन उसके लिए पहाड़ का जो अपनापन था, पहाड़ीपन बिल्कुल हटा नहीं। अच्छी है, फिल्म में बन रही है, उसमें प्रेम के फिल्में भी बन रही हैं, सब्जेक्ट उनके, और ये अब सस्पेंस की फिल्में भी बनने लगी हैं। ये फिल्म भी विश्वास और अंधविश्वास से भी झूलती हुई कहानी है, तो लोगों को पसंद आ रही है, आई है, जैसे कि हॉल में देखने से पता लग रहा है। ये एक अच्छी शुरुआत है सस्पेंस फिल्मों की, और इस किस्म की सब्जेक्ट उत्तराखंड में बहुत बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भूत प्रेत, ये सब देवी देवता ये बहुत हैं। पॉलिसी है, नई फिल्म पॉलिसी में हम लोगों ने काफी आकर्षक व्यवस्थाएं की हुई हैं, तो चाहे उत्तराखंड की
स्थानीय भाषाओं में बने या जो हिंदी भाषा की है या आदमी अनुसूची की जो भाषा की फिल्में हैं, अगर सिनेमा के अलावा अगर फिल्म शूटिंग की बात करें, डॉक्यूमेंट्री शूटिंग की बात करें, OTT प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में बनती है उसकी बात करें, जो यहाँ पर ऐसे अनछुए स्थान है जहाँ पर पहले शूटिंग नहीं होती, इसको आगे बढ़ाने की बात हो, यहाँ के कलाकारों को मौका देने की बात हो, सभी के लिए हम लोगों ने नई फिल्म पॉलिसी की व्यवस्था की है और उसमें इंसेंटिव्स रखे हैं ताकि अधिक से अधिक फिल्म मेकर्स हमारे यहाँ आए और यहाँ पर शूट करें, यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उनको मौका दें। खासतौर से इस तरह की फिल्मों को फोकस करने की नियर फ्यूचर की आवश्यकता है। हाँ, हमारे आज के यंगस्टर्स को ये सब मूवीज देखनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ये कल्चर को दिखाया है, पूरा गढ़वाली कल्चर दिखाया है, ब्यूटी दिखाई है। आप मतलब गढ़वाली मूवी जरूर देखें। यहाँ के भी लोग, उत्तराखंड के लोग, गढ़वाली और यंगस्टर्स है, यूथ इस मूवी को जरूर देखिए, आपको अच्छी लगेगी ये मूवी और आप पसंद करें। शूटिंग के दौरान जी, एक्सपीरियंस तो ये था कि जैसे हमारे डायरेक्टर सर है अनुज जोशी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, अच्छे से डायलॉग्स बताते थे हमें और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, पूरी टीम में कोऑर्डिनेशन था। हमारे को स्टार अभिनव चौहान वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं। मेरा नाम माला मल्होत्रा मेठानी है। मैडम, आज गढ़वाली पिक्चर आपने देखी, कैसा लगा और क्या अनुभव किया? पिक्चर बहुत ज्यादा सुंदर थी, अच्छी थी। दिस वॉज माई फर्स्ट गढ़वाली फिल्म और बहुत सरल थी, अच्छे से समझ में आ रही थी और जो दिखाया गया है वो इतना सत्य है और इन लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स जो बाहर में एग्जैक्टली होती हैं वो उन्होंने दिखाई है। पूरा उन्होंने गढ़वाल का दिखाया, जो छोटी चीजें, कुछ भी आर्टिफिशियलिटी नहीं थी और संगीत से लेके एक एक किरदार ने बहुत खूब निभाया। वी विश ऑल द सक्सेस टू द मूवी एंड कांग्रेचुलेशन। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने दिया है, लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब इसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव, जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं, जब जरूरत न हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के निर्देश पर पुलिस विभाग के लिए इंटरनेट मीडिया नीति तैयार की गई है, जिसमें विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर मर्यादा भी तय की गई है। इस नीति के तहत पुलिस विभाग के कर्मचारी वर्दी में दफ्तर और सरकारी वाहनों के साथ अपनी फोटो और रील नहीं बना सकते हैं। क्या कहना चाहिए? एक जो मीडिया के माध्यम से एक हमें समझाना आया है कि वर्दी में कुछ सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट डाले हैं। इसमें जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनके लिए विस्तृत एसओपी बनी हुई है पुलिस मुख्यालय से, जिसका हम लोग अनुपालन समय समय पर कराते रहते हैं। अब क्योंकि ये जो है एक अलग विभाग से संबंधित है, परंतु विभाग फिलहाल ये यहाँ अलग अलग थानों में इनकी पोस्टिंग होती रहती है, तो हम इसकी जानकारी कर रहे हैं। इस विषय में पूरी जांच करके और जो संबंधित विभाग होगा उसका। सरकार पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं सर्व शिक्षा अभियान तो कहीं रमसा तो कभी समग्र शिक्षा अभियान चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मामला जसपुर खंड विकास के तुमरिया डैम के समीप दुर्गापुर किलाबली जंगलात में गुर्जर बस्ती का है, जहां पर केंद्र संचालित था और इस केंद्र में करीब 65 बच्चे बच्ची शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ये 2023 में बंद हो चुका है और ये यहाँ पे 65 और 70 बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं। जो इसके बराबर में स्कूल है, 6-7 किलोमीटर दूरी दुर्गापुर है और भोजपुर गांव है 6-7 किलोमीटर दूरी पे है। तो आए दिन जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, बच्चों के जाने में बड़ी दिक्कत है। ये स्कूल दुर्गापुर और वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है, भोजपुर है वहाँ पे 7 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे ये फॉरेस्ट एरिया में स्कूल है, तो ये 2024 में बंद हो चुका है। NRST केंद्र के नाम से चल रहा था। 65 और 70 के बीच में बच्चे हैं यहाँ पे। इस समस्या को लेकर यहाँ पे आए कि बच्चों की शिक्षा के विषय में कुछ शिक्षा अधिकारी ध्यान करें। ये स्कूल गुर्जर बस्ती NRST केंद्र जसपुर ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ पे 65 बच्चों की संख्या है, जो कि अब बंद हो चुका है। 31 मार्च 2024 को बंद कर दिया गया है, जिसमें कि बच्चे कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर के बीच की दूरी में कोई स्कूल नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। ये बच्चे NRST केंद्र गुर्जर बस्ती के हैं। इन बच्चों को स्कूल जो चला था केंद्र, वो केंद्र जो है परियोजना अधिकारी के द्वारा बंद कर दिया गया 31 मार्च 2024। बच्चे उस समय 65 थे और टीचर 3 थे। हम बताएंगे ये योजना बंद कर दी गई, कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि वो केंद्र जसपुर में अभी शिक्षा विभाग में एक NRST केंद्र चल रहा था, संभव 2000 के आसपास से चल रहा था NRST केंद्र। वो इस बार जो है उस केंद्र को बंद कर दिया गया है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो है प्रति बच्चा 6000 रुपया उनके स्पॉट की सुविधा वहां बहाल की गई है, ताकि बच्चे आसपास के विद्यालय में, वहां दुर्गापुर प्राथमिक विद्यालय है, वहां बच्चे एडमिशन करा के पढ़ सकते हैं। उनके आने जाने की सारी व्यवस्था जो है वो है, लेकिन वहां के गार्जियंस आए थे, उनका मांग ये था कि हमारा विद्यालय यहीं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।